ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में बच्चों कहाँ तक पढ़े थे? स्ट्रक्चरल प्रोटीन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, ठीक है, एक कोलेजन और दूसरा अल्फा केराटिन। ये दोनों स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। थर्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट वी विल सी इज सिल्क फाइब्रोइन। ओके, इन बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, अल्फा केराटिन में कौन सा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर? अल्फा हेलिक्स। टू अल्फा हेलाइसेस वेयर super coiling against each other, and in collagen we were finding triple helix of the collagen helix. ठीक है, 3 collagen helices are twisting against each other. वो दूसरा टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट था। ठीक है, ठीक है, तो ये सब आपको याद होगा, हमने बताया था। अल्फा केराटिन में चूंकि अल्फा हेलाइसेज है तो राइट हैंडेड हेलिक्स है, और दोनों हेलिक्स ट्विस्ट होने के बाद वो फाइनल जो है सुपर ट्विस्ट जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। और कोलेजन प्रोटीन में राइट हैंडेड है सारे अल्फा कोलेजन हेलाइसेज, और वो तीनों ट्विस्ट होने के बाद लेफ्ट सॉरी तीनों कोलेजन हेलाइसेज लेफ्ट हैंडेड हैं और तीनों ट्विस्ट होने के बाद राइट हैंडेड पैटर्न है उनका। ठीक है, इतना याद होगा आपको? यस सर। ओके, सिल्क फाइब्रोइन में, इस प्रोटीन में, जैसे कि स्पाइडर वेब, वो भी एक तरह का सिल्क फाइब्रोइन प्रोटीन ही है। ठीक है, जो मकड़ी का जाला है। तो इसमें क्या होता है, ये सिल्क, ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन ऑफ द सिल्क, सिल्क फाइब्रोइन, ये प्रोड्यूस होता है इंसेक्ट एंड स्पाइडर्स के द्वारा। करेक्ट। और इसके पॉलीपेप्टाइड चेन में, पहले वाले दोनों स्ट्रक्चर में हम देख रहे थे हेलिकल टर्न्स थे, हेलिक्स थे, भले डिफरेंट टाइप ऑफ हेलिक्स है, हेलिक्स थे। इसमें प्रोटीन, इस प्रोटीन में प्रीडोमिनेंटली जो है बीटा कन्फर्मेशंस है। सिल्क फाइब्रोइन में किस तरह के बीटा कन्फर्मेशन है? बीटा सीट है। किस तरह का बीटा सीट है? दो तरह का बीटा सीट बताए थे आपको, एंटी पैरेलल एंड पैरेलल। इसमें एंटी पैरेलल बीटा सीट्स है। कैन यू सी दिस पिक्चर? यस सर। पिक्चर में आप देख रहे हैं कि these are different stacks of beta sheets, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, इसमें फिर लेंथ होगा और इधर। ओके, तो ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इज अरेंज्ड इन दिस, नो, not single polypeptide chain, different polypeptide chains are arranged in, no, not different, single polypeptide chain is present in beta conformation, that is anti-parallel beta sheets, and this is arranged in stacks. और इस स्टैक्स के बीच में जो आर ग्रुप है उसमें इंटरैक्शंस है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। ओके, तो इसमें सिल्क फाइब्रोइन में अलानिन और ग्लाइसिन रेसिड्यूज है ज्यादातर। सो इट इज रिच इन अलानिन एंड ग्लाइसिन रेसिड्यूज। तो अलानिन रेसिड्यूज का आर ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जो है, ठीक है, वो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा ब्लैक से। दिस इज द मिथ आर ग्रुप, दिस इज अलानिन। ओके, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। नेटवर्क डाउन हो गया था। एनीवे, ठीक है, तो इसमें अलानिन और ग्लाइसिन का अल्टरनेट है। सी, एक अलानिन है, उसके बाद देयर इज वन ग्लाइसिन।
here. This is the R group of the alanine. This is the side chain of glycine, येलो वाला. तो क्या हो रहा है इसमें, अलानिन और ग्लाइसिन जो है अल्टरनेट है. यहाँ पर ग्लाइसिन हो गया, देन अलानिन, आर ग्रुप यहाँ अटैच्ड है, तो दैट मीन्स इट इज कार्बन अल्फा. ओके, कार्बन अल्फा है. अब इसका अमीनो टर्मिनस किधर है, आप अनुमान लगाइए, क्योंकि ये भी कार्बन अल्फा है. तो दिस शुड बी CO, और ये मान लो अमीन ग्रुप है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड हुआ. तो दिस इज 1 अमाइनो एसिड, दिस इज सेकेंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ अमाइनो एसिड, फिफ्थ अमाइनो एसिड. तो एक बीटा स्ट्रैंड में बीटा सीट, ये एक बीटा सीट है. इसमें से ये एक जो है, एक कलर जो है, दिस वन इज रिप्रेजेंटेड विद वन एंटी पैरेलल बीटा सीट. ठीक है, एंड दिस एंटी पैरेलल बीटा सीट इज मेड अप ऑफ मेनी बीटा स्ट्रैंड्स. These are the beta strands, and many beta sheets, 1, 2, 3 shown here, many beta sheets stacks one above another. और इन stacks of beta sheets के बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है. करेक्ट. और इस बीटा स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में संभव है, कार्बोनिल कार्बन पर जो ऑक्सीजन है और कार्बोनिल नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. एंटी पैरेलल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन द लाइन 180 डिग्री. आप रिकॉल कीजिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बीटा सीट, एंटी पैरेलल बीटा सीट में कार्बोनिल कार्बन पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, that is in hydrogen bond with the hydrogen which is attached to the carbonyl nitrogen. Can you see in this picture? तो इसी तरह से सिल्क फाइब्रोइन में भी बहुत सारे बीटा सीट्स हैं. This is one beta seat made up of 3 beta strands, and many beta seats stack one above another and forming the tertiary structure of the silk fibroin protein. आ रही है समझ में बच्चों बात? यस सर. Yes, sir. See, fibroin is rich in alanine and glycine residues. इसके वजह से क्या हो रहा है, अलानिन का भी साइड चेन छोटा है, ग्लाइसिन का भी साइड चेन छोटा है, क्योंकि अलानिन में एक मिथाइल ग्रुप है और ग्लाइसिन में सिंगल हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये रेसिड्यूज जो है परमिट कर रहे हैं क्लोज पैकिंग ऑफ बीटा सीट्स को. इसलिए ये बीटा सीट्स का आपस में क्लोज पैकिंग है. क्योंकि इसका अलानिन का आर ग्रुप जो है छोटा है, CH3. ठीक है, और साथ में ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को भी फेवर करेगा, तो और क्लोज पैकिंग हो गया. छोटा भी है और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और वंडरवाल फोर्सेस भी एक्ट होंगे, तो वो हो जाएगा. ठीक है, क्लोजली पैक्ड. एंड एन इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट ऑफ आर ग्रुप. इंटरलॉकिंग हो गया, कैसे बोल रहा है, CH3 का एक मिथाइल, उसके बाद ग्लाइसिन का हाइड्रोजन, अल्टरनेट कर रहा है दोनों. और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज्ड है बाय एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो जैसा कि 2 बीटा स्ट्रैंड्स के बीच में होता है, एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स के बीच में. और यहाँ पर क्या है, चूंकि आर ग्रुप जो है हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप जो है वो अल्टरनेट, देखिए अल्टरनेट बीटा स्ट्रैंड्स के बीच में देयर इज, देखिए 2 तरह के गैप्स हैं. देयर इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट, जिसमें से 3 बीटा स्ट्रैंड्स जो प्लेस्ड इस तरह से हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, कि पहला और दूसरा के बीच में जो डिस्टेंस है 3.5 एंगस्ट्रॉम, दूसरा और तीसरा के बीच में है 5.7 एंगस्ट्रॉम.
The overall structure is stabilized by extensive hydrogen bonding between all peptide linkages in the polypeptides of the beta sheet and by the optimization of van der Waals interactions between the sheets. तो शीट के बीच में van der Waal interactions हैं और इस एक शीट के अंदर जो एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स अरेंज हैं उनके बीच में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है। Silk does not stretch because beta conformation is already highly extended. Okay. However, the structure is flexible because the sheets are held together by numerous weak interactions rather than by covalent bonds such as disulfide bonds present in alpha keratin. Alpha keratin flexible नहीं है उतना जितना बीटा ये सिल्क फाइब्रोइन है, इस वजह से क्योंकि इनके बीच में देयर आर न्यूमरस वीक इंटरेक्शंस, लेकिन अल्फा क्रिएटिन में भी न्यूमरस वीक इंटरेक्शंस है बट उसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ओके, तो ये हो गया सिल्क फाइब्रोइन। तो वी हैव कवर्ड सो फार वन क्लास ऑफ प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और उसका स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या है, और ये सिंपल होता है क्योंकि इसमें रिपीटिंग यूनिट्स है। कॉम्प्लेक्स वाला जो है दैट इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी है। ओके, तो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी होने से 1 सेकेंड, हाँ हेलो, यस सर। ये स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी आप देखेंगे यहाँ पर, तो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी उतना नहीं है या ना के बराबर है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में मतलब है स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी लेकिन कम है। एक तरह का स्ट्रक्चर जो अल्फा केराटिन में है, कोलेजन में है, सिल्क फाइब्रोइन में है, तो कुछ ही है। लेकिन यहाँ पर एक डाइवर्सिटी है क्योंकि पॉलीपेप्टाइड बैकबोन बहुत तरीके से फोल्ड होता है ग्लोबुलर प्रोटीन में। Many types of secondary structural elements are present, which is only unique to that particular protein. तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, और डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन या कोई मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके बहुत सारे चेन्स हैं, कोई मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन है। सो ये सब जो है दे फोल्ड बैक ऑन ईच अदर जनरेटिंग ए मोर कॉम्पैक्ट शेप देन इज सीन इन द फाइब्रस प्रोटीन। वो बहुत डिफरेंट तरीके से फोल्ड हो सकते हैं। चूंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनल डाइवर्सिटी है, डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, और फंक्शन कहाँ से आ रहा है, स्ट्रक्चर से आता है, तो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी भी होगा, इसका मतलब है पीछे। तो ऐसा है कि सब डिफरेंट ग्लोबुलर प्रोटीन्स डिफरेंट फंक्शंस में इंगेज्ड हैं, इसलिए उनके डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ऑल सब वो सारे प्रोटीन हैं ग्लोबुलर ही, लेकिन उस ग्लोब्यूल के अंदर मेनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, जैसे बहुत सारे अल्फा हेलाइसेज हैं, तो वो अल्फा हेलाइसेज आपस में किस तरह से अरेंज्ड हैं। उसमें बीटा सीट्स भी है, बीटा कन्फर्मेशंस भी है, तो वो बीटा कन्फर्मेशन अल्फा हेलाइक्स आपस में किस तरह से उनका टर्न है, अरेंजमेंट है। सपोज एक प्रोटीन में 23 अल्फा हेलाइसेज है, तो उसका कैसे अरेंजमेंट है। तो इस तरह से वेराइटीज ऑफ वेज are there to represent their structures, लेकिन फंक्शनल बायोलॉजिकली फंक्शनल कन्फर्मेशन जो है और उसके स्ट्रक्चर जो है आप कहें 3 टर्सरी
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है, थ्री डायमेंशनल कन्फर्मेशन जो बायोलॉजिकली एक्टिव है, फंक्शनल है, वो एक या एक से कुछ ज्यादा, बस इतने ही हो सकते हैं। तो फोल्डिंग क्या कह रहा है ये? इन ए ग्लोबुलर प्रोटीन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन और मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स फोल्ड बैक ऑन ईच अदर। मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही वापस में एक अपने पर फोल्ड बैक कर सकता है। या मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स है तो उसके डिफरेंट सब यूनिट्स जो हैं, उस डिफरेंट सब यूनिट्स के पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे सब यूनिट के पॉलीपेप्टाइड चेन से फोल्ड करके उनके साथ वीक इंटरेक्शंस बना के एक दूसरा स्ट्रक्चर बना सकता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, सो इट इज मोर कॉम्पैक्ट। विच वन? ग्लोबुलर प्रोटीन। किससे ज्यादा मोर कॉम्पैक्ट है? फाइब्रस प्रोटीन से। ठीक है, जैसे फाइब्रस प्रोटीन तो क्या है? एक्सटेंडेड है इन इट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर, एक्सटेंडेड है, बट दिस वन इज कॉम्पैक्ट। अगर ग्लोबुल, सपोज दिस इज द एग्जांपल ऑफ मायोग्लोबिन which is shown here. ओके, अगर आप एग्जांपल ले लो किसी भी प्रोटीन का, मान लो कि ए ग्लोबुलर प्रोटीन, किसी भी ग्लोबुलर प्रोटीन का, तो इन ग्लोबुलर थ्री डायमेंशनल फंक्शनल स्टेट, ये नेटिव स्ट्रक्चर है उसका जो फंक्शनल है, इट इज दिस। सपोज ये किसी प्रोटीन का दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक अल्फा बीटा प्रोटोमर है। अब इसको अगर आप एक्सटेंड कीजिएगा, अगर यही प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, अगर सपोज कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन की तरह ये फोल्डेड होता अल्फा हेलिक्स में, इग्नोर कर दीजिए अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को जो कि इसमें प्रेजेंट है, तो अल्फा हेलिक्स होता तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता, डायमेंशन, स्ट्रक्चरल डायमेंशन कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता। क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डेड है, इसलिए कॉम्पैक्ट है और ग्लोबुलर है। बीटा कन्फर्मेशन में होता तो और हो सकता है कुछ कम एक्सटेंडेड, बट एक्सटेंडेड होता है। लेकिन ग्लोबुलर है तो इट इज ऑक्युपाइंग ए लेस वॉल्यूम, लेस एरिया। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब देखिए द फोल्डिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स, तो यह किस वजह से हुआ? करेक्ट फोल्डिंग की वजह से। ग्लोबुलर का प्रोटीन का एक करेक्ट फोल्डिंग पैटर्न है, वो करेक्ट फोल्डिंग हुआ उसमें। इसमें जो है फोल्डिंग पैटर्न स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में ये यह भी ऑटोमेटिकली ही हो रहा है, क्योंकि इसमें भी मैक्सिमली वीक इंटरेक्शंस स्टेब्लिश होंगे, तो ये हो गए अपने आप हो जा रहे हैं स्ट्रक्चर। इस तरह से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है कि वो अल्फा केरेटिन की तरह है तो वो उस तरह अरेंज हो जाएगा। ओके, सिल्क फाइब्रोइन की तरह ग्लाइसिन अलानिन का रिपीट है तो इस तरह से अरेंज हो जाएगा। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन वो वेराइटीज ऑफ वेज में फोल्ड हो सकते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन इस तरह का उसमें कोई एक ही फोल्डिंग पैटर्न बायोलॉजिकली फंक्शनली एक्टिव होगा। तो आपको रूल डिस्कस किए थे कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है सबसे पहले वो मैक्सिमाइज होंगे और वो इंटीरियर में बरीड हो जाते हैं, बिकॉज सॉल्वेशन लेयर को घटाने के लिए। समझ रहे बात को? सॉल्वेशन लेयर भी क्लियर है, आपको बता चुके हैं। और यही फोल्डिंग जो है is responsible for its structural diversity, because there is a diversity in the folding patterns of different proteins, globular protein। एक ग्लोबुलर प्रोटीन दूसरे ग्लोबुलर प्रोटीन से फोल्डिंग पैटर्न में क्या है? अलग है, सेम नहीं है। अगर सेम होगा तो उसका भी फंक्शन वैसा हो जाता है।
तो यूनिक प्रोटीन का, ग्लोबुलर प्रोटीन का अपना अपना फोल्डिंग पैटर्न है, और यह चूंकि अपना अपना फोल्डिंग पैटर्न है तो इससे स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी जनरेट हुआ। इस स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी से उसका फंक्शनल डाइवर्सिटी अराइज हो रहा है। ओके, so this structural diversity is necessary for proteins to carry out a wide array of biological functions. Okay, so globular proteins में क्या क्या है? Proteins other than the structural proteins include कौन कौन से? एंजाइम्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, मोटर प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, मेनी मोर। ओके, रेगुलेटरी प्रोटीन्स में आ गया हार्मोन वगैरह, मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन अलग है। मायोग्लोबिन इज, क्या है मायोग्लोबिन? एक हीमोग्लोबिन है, दूसरा है मायोग्लोबिन। पता है आप लोगों को मायोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और मायोग्लोबिन जो है ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता है ऑक्सीजन को, ये स्टोर करता है। ठीक है, तो और मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल्स में, क्योंकि जब मस्कुलर एक्टिविटी होगी तो उसको ऑक्सीजन जो सप्लाई करेगा, मायोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर। इट कैप्चर्स द ऑक्सीजन और उसको रिलीज करता है बाद में। तो इस मायोग्लोबिन की वजह से ही जो है आपका ये ब्राउन है पिगमेंट, इसकी वजह से ब्राउन पिगमेंट होता है मसल में। और मेनली ज्यादा ये मरीन एनिमल्स में बहुत मिलते हैं, व्हेल वगैरह में। ह्यूमन में बहुत कम है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे मायोग्लोबिन का, जिससे हमें क्लू मिलेगा कॉम्प्लेक्सिटी काम ऑफ ऑक्सीजन को स्टोर करना होता है क्या? किसमें? मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ओके, इट बाइंड्स विथ द ऑक्सीजन। इसका हीम ग्रुप जो है, जैसे हीमोग्लोबिन में एक हीम ग्रुप है, आपको पता होगा, बीच में आयरन होता है। ठीक है, आयरन क्या है? फेरिक स्टेट में। ठीक है, फेरिक स्टेट और फेरस स्टेट के बीच में आयरन होता है, लेकिन इसमें से एक स्टेट जो है फेरिक स्टेट और फेरस स्टेट में, उसमें से एक जो है इनएक्टिव होता है। अभी आगे आएगा डिस्कशन में। ठीक है, तो मायोग्लोबिन का भी काम है ऑक्सीजन को कैप्चर करना, लेकिन ये मायोग्लोबिन जो है इट इज द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन द मसल, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी। करेक्ट? आई बात समझ में? आपका सवाल यही था? ओके, तो मायोग्लोबिन के टर्सरी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का टर्सरी स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, एक आइडिया लगेगा। हालांकि सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का, जैसे कि एंजाइम्स, प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंकर्ड प्रोटीन्स हैं। ओके, और एंड ऑल दीज वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, सबके स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है ग्लोबुलर, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, फोल्डिंग पैटर्न्स अलग है, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से फंक्शनल डाइवर्सिटी है। तो एक हम स्ट्रक्चर टर्सरी का इसका मायोग्लोबिन का वी विल सी। ओके, आ रही है मेरी आवाज आप लोगों तक? यस सर। Yes. मायोग्लोबिन जो था, it has provided the first breakthrough, बहुत पहले स्टडी हो गया था इसका, फर्स्ट ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग द 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स अगर सवाल आता है कैसे स्टडी करो, इतना सारे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं टर्सरी सेकेंडरी, तो इफ इट इज द क्वेश्चन, इफ दे आस्क कि हाउ विल यू डिटरमाइन द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन, then your answer should be from the X-ray diffraction studies. Okay, first we will crystallize the protein, crystallization of the protein, then we can study the structure of the protein,
either by X-ray diffraction or NMR. Nowadays NMR is widely used. ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है NMR का फुल फॉर्म। एक ग्लोबुलर एक्सरे और कंबाइन दोनों को जोड़ करके भी एक पर एक एक्सरे डिफ्रेक्शन से उसका स्ट्रक्चर एलुसिडेट कर लिए, फिर NMR से भी उसका स्ट्रक्चर एलुसिडेट कर लिए और दोनों को मैच कर लेंगे। देयर इज ए प्रोटीन डेटा बैंक। अभी तक वी हैव thousands of structures of varieties of protein, thousands of structures of different proteins have been elucidated so far, and it is stored in protein data bank PDB. You can go to the PDB site pdb.org, आप देख सकते हैं, और वहां पर आप जाके जिस भी प्रोटीन का आप नाम टाइप करोगे उसका अगर सीक्वेंस अवेलेबल होता ही है जनरली, और किस स्पीसीज का आप देखना चाहते हैं उस स्पीसीज का प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विल बी अवेलेबल and you can view it 3 dimensional. You can rotate it up and down, left, right. You can rotate it, you can remove it, you can see its backbone structure, you can see its R group, the position of its R group, hydrophobic amino acids, polar groups like these you can see, and it is free. Okay, so the first breakthrough of 3 dimension तो उस तरह से डेवलप हो गया। धीरे धीरे जिन जिन लोगों ने डिफरेंट प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को एलुसिडेट किया वो पीडीबी डेटा बैंक, पीडीबी प्रोटीन डेटा बैंक में जमा होते जाता है। आपको सबमिट करना होता है स्ट्रक्चर, कोई नया प्रोटीन की आप खोज किए उसका स्ट्रक्चर को, या आपने स्ट्रक्चर किसी का एलुसिडेट किया तो आप पीडीबी से मैच करोगे, और एक आईडी जनरेट होता है एक प्रोटीन का 4 लेटर आईडी अल्फा न्यूमेरिकल। So you see that in your leisure time. Okay, so 3-dimensional structure of a globular protein comes from X-ray diffraction studies. तो इस समय X-ray diffraction study था, NMR तो बाद में आया, recent advancement और हुआ है, उसमें बाद में NMR आया है। तो X-ray diffraction studies of myoglobin carried by John Kendrew and his colleagues in 1950s. तो 1950 में इसका मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। तो क्या है ये? स्मॉल प्रोटीन, छोटा प्रोटीन है, मॉलिक्यूलर वेट 16,700 है, एंड इट इज ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ द मसल सेल्स। ठीक है, इट फंक्शंस बोथ टू स्टोर ऑक्सीजन एंड टू फैसिलिटेट ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल टिश्यू। ये सिर्फ ऑक्सीजन को स्टोर ही नहीं करता है, मान लो ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करे, ठीक है, ये ऑक्सीजन रिलीज भी करता है। कब करता है रिलीज? जब रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल टिश्यू हो जाता है तब, हमेशा नहीं करेगा, जब रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब उस समय ये दिस विल रिलीज द ऑक्सीजन। इसीलिए कह रहा है टू फैसिलिटेट ऑक्सीजन डिफ्यूजन। अगर नहीं रिलीज करेगा तो रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, तो स्टोर भले ही किए हुए लेकिन जब दिया ही नहीं काम के वक्त तो फायदा क्या? तो ये स्टोर भी किया हुआ स्कैवेंजर है, कैप्चर किए हुए है, प्लस डिफ्यूज भी कर रहा है ऑक्सीजन को। तो मायोग्लोबिन इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है और 153 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है, और इसका सीक्वेंस उन्होंने पता कर लिया क्या क्या कौन कौन सा अमाइनो एसिड्स कब कब है, कितनी बार है, सब अमाइनो एसिड्स का पोजीशन, एंड ए सिंगल, साथ ही साथ अमाइनो एसिड है, फिर सिंगल आयरन, प्रोटोपोरफायरिन और हीम ग्रुप भी है इसमें, जिसमें एक आयरन है इन द सेंटर। दिस आयरन इज इन कोऑर्डिनेशन विथ कोऑर्डिनेशन विथ, यहां पर तो कोवेलेंट बॉन्ड है, एंड इन कोऑर्डिनेशन विथ two groups, and that bond is perpendicular to the plane of this ring. तो ये जो अटैच होता है आयरन जो है
हिस्टिडीन, अब ये हिस्टिडीन अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड है। देखो स्ट्रक्चर से पता लग रहा है ये हिस्टिडीन है। हिस्टिडीन के आर ग्रुप से, ये आर ग्रुप है हिस्टिडीन का, ठीक है, CH2, और ये नाइट्रोजन वाला पेंटागोनल रिंग, और उसमें जो नाइट्रोजन के साथ यानी आर ग्रुप के साथ, हिस्टिडीन के आर ग्रुप के साथ आयरन जो है वो बॉन्ड किए हुए है, बाइंड किए हुए है इन दिस परपेंडिकुलर वे टू दिस प्लेन। और जो सेकेंड वाला जो है दैट हैज बाउंड टू द ऑक्सीजन, और इसमें क्या है, आयरन जो रहता है वो फेरिक स्टेट में रहता है, यानी सॉरी फेरस स्टेट में रहता है, यानी 2+। अगर ये आयरन 3+ हो जाए, फेरिक स्टेट में तब्दील हो गया अगर, देन इट विल नॉट बाइंड विथ ऑक्सीजन। ओके, सो इसलिए आयरन का फेरस स्टेट में रहना जरूरी है, सो दैट इट विल बाइंड टू द ऑक्सीजन ऑलवेज। इसीलिए इस पोरफायरिन रिंग को, ये नाजुक चीज है, अगर ये प्रोटीन में, ये क्या नाम है प्रोटीन का, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन, प्रोटीन का हीम ग्रुप जो है, अगर प्रोटीन के किसी पॉकेट में बढ़िया से घुसाए हुए, इंसर्ट किए हुए अगर नहीं रहेगा, सो दैट दिस आयरन इज नॉट एक्सेसिबल फॉर वाटर, यहाँ तक पानी की पहुंच नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ वाटर आया तो इट विल टर्न, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा फेरस स्टेट से फेरिक स्टेट में, और इस ऑक्सीडेशन की वजह से, अब फेरिक आयरन होने की वजह से, अब दिस आयरन विल no longer available for the oxygen binding, so that will be the loss of the function। करेक्ट, आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही देख लो ताकि एक आइडिया लग जाए, कोई जरूरी नहीं इसको ये ध्यान में रखो या याद रखो, बस समझ लो कि देखिए ये तो छोटा करके बताएं, ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग है अकेला सिर्फ, जिसमें आयरन है सेंटर बीच में, और इसके कोऑर्डिनेशन में ये दोनों बॉन्ड जो परपेंडिकुलर हैं, इट इज नॉट शोन हियर दैट ये किससे बाइंड किए हुए हैं इस स्ट्रक्चर में। इसमें हीम ग्रुप अकेला है, सिर्फ हीम ग्रुप का स्ट्रक्चर है, बट इन दिस यही हीम ग्रुप, ये रिंग हो गया, ये जो दिख रहा है आपको क्वाड्रिलेटरल, और इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसमें से ये एक बॉन्ड जो है, one is attached to the R group of the histidine and the second one is available for the oxygen binding। तो इस हीम ग्रुप को इस प्रोटीन के पॉकेट में इनसाइड होना जरूरी है, हाइड्रोफोबिक कोर में होगा ये, तो हीमोग्लोबिन का भी है हाइड्रोफोबिक कोर में इंसर्टेड ये हीम, और मायोग्लोबिन का भी है। ओके, देखें इसका स्ट्रक्चर डिटेल में।